हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। और बहुत टाइम से आप एक न्यूज़ सुन रहे हैं, आज उसी न्यूज़ का हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। और आप सभी को पता है कि जैसा कि मैंने एक काइंड ऑफ सीरीज़ जो है शुरू करी हुई है, जहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है उसका डिटेल में एनालिसिस लेकर आती हूँ। उससे किस तरीके से नोट्स बन सकते हैं वो भी मैं इस सेशन में आपको बताती हूँ। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है रिटेल इन्फ्लेशन। पहली बार ऐसा हुआ है कि महंगाई ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा जो है महंगाई हमें देखने को मिली है। क्या है ये, क्या बेसिकली हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन होता है, उसके साथ साथ ये WPI CPI क्या है और क्या हमारे नंबर्स हैं, उसके साथ साथ हमें मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में और प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा और इंटरव्यू के लिए मेरे को क्या कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में इस आर्टिकल के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। एज यू कैन सी, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसका आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये मेरी जो वीडियोस हैं रेगुलरली मिलती रहें। ऑल्सो अगर आपके पास अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन नहीं है वो आप 100% कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से हम जो है डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस और करंट अफेयर का कंटेंट डालते हैं वो आपको मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल की हेडलाइन कहती है इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है अक्टूबर में क्विकन्स, मतलब वो बढ़ गया है टू 6.21%। ये बहुत ही बड़ा है। ब्रीचेस RBI का टॉलरेंस बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त 2023। अगस्त 2023 से लेके अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि RBI ने जो एक लिमिट सेट करी हुई है कि जी महंगाई इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उससे भी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। RBI की जो लिमिट है वो लिमिट है 2 to 6%। और RBI कहता है कि हम टारगेट करेंगे कि 4% के आसपास हमारी महंगाई रहे और ना तो 2% से कम जानी चाहिए। सो द लिमिट इज़ व्हाट, लिमिट है RBI की 2 से 6%। RBI हमेशा टारगेट करता है कि महंगाई ना तो 2% से कम रहनी चाहिए और ना 6% से ज़्यादा जानी चाहिए। ठीक है। एंड इन दोनों का एक नंबर, इन दोनों के एक बीच का नंबर है 4%। RBI ऑलवेज टारगेट्स फॉर दिस नंबर कि 4% के आसपास हमारा रहेगा अगर महंगाई, तो परफेक्ट सिचुएशन में रहेगी हमारी इकोनॉमी। 2 से कम हुआ तो हमारा स्लो डाउन जैसे सिचुएशन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मंदी आ जाएगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 6 से ज़्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं होना चाहिए। तो यही कंडीशन अनफॉर्चुनेटली हमें अभी अक्टूबर के महीने में देखने को मिली, अभी भी देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है व्हाई, कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो हम समझेंगे। बट ये लिमिट आपको जो है यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, लिमिट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आर्टिकल में ही है, वहां पर हम पढ़ेंगे। चलिए मूविंग अहेड। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हो गया है 14 मंथ हाई। वही अभी जो बात करिए कि एक साल में पहली बार इतना जो है यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, टू 6.21% और एन एनुअल बेसिस अक्टूबर में हमारा इतना हो गया है। 5.49% था प्रीवियस मंथ में, यानी सितंबर में 5.49 था और इस 49 से बढ़ के 6.21 हो गया है। काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है ये, जिससे हमारी जो RBI की लिमिट है 6% की वो भी ब्रीच हो गई है। ठीक है, ओके। और पहली बार जो है एक साल में ऐसा हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। चलिए अब आप यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा पहले टॉपिक का नाम डालिए, विच इज़ इन्फ्लेशन। पहले प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट लिखिए कि अक्टूबर के महीने में हमारा जो इन्फ्लेशन था 6.21% रहा है। ठीक है, सितंबर का भी डाल लीजिएगा क्योंकि सितंबर का के डेटा के साथ अक्टूबर का डेटा कंपेयर किया गया है, तो आपके एग्जाम में भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर आप सितंबर का भी लिखे। 5.49% जो था अभी हमने पढ़ा था वो भी आपको मेंशन करना है। लेट्स चेक दिस, एक बार दोबारा से वैल्यू चेक कर लेते हैं। 5.49 ही है। हाँ जी, तो आपको लिखना है सितंबर का 5.49% था। ठीक है, ये हमारे 2 प्रीलिम्स के पॉइंट हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए हाँ, एक और चीज़ आप लिख सकते हो, क्योंकि इस आर्टिकल में लिमिट की बात करी हुई है, तो आप लिख सकते हो कि RBI की जो लिमिट है इन्फ्लेशन की
वो लिमिट क्या है 2 to 6%। वो लिमिट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार लिमिट के, क्योंकि द एंटायर आर्टिकल इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। वन कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सेकंड कि आरबीआई का जो लिमिट है वो क्रॉस हो गया है पहली बार, मतलब पिछले 1 साल में। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स है। तो नाउ द रीजन वाली जो चीज़ें हैं वो एक ऐसा पॉइंट है मुझे लगता है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आ सकती है कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए समझते हैं। फूड इन्फ्लेशन विच मेक्स अप अराउंड हाफ ऑफ द ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट सर्ज टू 10.87% अक्टूबर में, अप फ्रॉम 9.24% इन द प्रीवियस मंथ। हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो इसका मेजर कारण रहा है, फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन। इस पूरे उसको समझने के लिए मैं आपको हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन समझाना चाहती हूँ। उनमें एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। इस बार हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, बट ये 2 तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। इनमें एक डिफरेंस आपको अगर याद रह गया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ, हेडलाइन, हेड हमारा सर है और सर पे हम तेल लगाते हैं। तेल मतलब यहाँ पर वो वाला तेल नहीं है, हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तेल लगाते हैं, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। तेल लगाते हैं मतलब फ्यूल प्लस फूड। जब मैं फूड और फ्यूल दोनों का इन्फ्लेशन काउंट करती हूँ, मतलब फूड और फ्यूल जब मैं इन्फ्लेशन काउंट कर रही हूँ तो फूड और फ्यूल का भी इन्फ्लेशन काउंट करती हूँ, तो मैं इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलती हूँ। वेयर एज कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल वाला पार्ट नहीं आता। ठीक है, इसीलिए ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इस बार फ्यूल फूड दोनों के प्राइसेस बढ़े हैं, तो आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स ज़्यादा दिखेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो सीपीआई की जो बास्केट होती है, ये आपके लिए होमवर्क है आज। मैंने आपको सीपीआई डब्ल्यूपीआई कई दफ़ा पढ़ाया हुआ है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों की ही बास्केट होती है, क्योंकि हम बास्केट ऑफ गुड्स का इन्फ्लेशन निकालते हैं, एक एक चीज़ का नहीं निकालते हैं। उस बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किसका कितना परसेंटेज या किसका कितना वेटेज होता है, ये आप जाके आज सर्च करेंगे। नॉर्मली विकिपीडिया पे आप सर्च कर लीजिएगा सीपीआई डब्ल्यूपीआई को, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहता है कि जो सीपीआई की जो बास्केट है उसमें खाना सबसे ज़्यादा जो है वे करता है, और उसी में जो है इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ा भी है, उसी में जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ा भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आप ये भी याद रख सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन में 9.24 रहा है फ्रॉम द प्रीवियस 10.87 रहा है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ विच वाज एट 9.24। ठीक है, कमिंग बैक, वापस आते हैं। अब यहाँ पर रूरल इन्फ्लेशन और अर्बन इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया हुआ है। गाँव और शहरों में कितना रहा है, रूरल इन्फ्लेशन भी बढ़ा है 6.66%। अगर मैं इसको पिछले महीने के साथ कंपेयर करती हूँ विच वाज 5.87। ओके, वेयरएज अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ा है, 5.62 हुआ है 5.05 से। ठीक है, तो यानी ओवरऑल सारा इन्फ्लेशन जो है हमारा यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लेशन इन अक्टूबर, अगेन सेम बात बोल रखी है। अलग अलग लोगों ने जो प्रिडिक्शंस करते हैं उन्होंने अलग अलग प्रिडिक्शंस करे हुए हैं, बट हमें जो ओवरऑल जो हमारा 6.21% है वो याद रखना है। नाउ सर्ज इन प्राइसेस ऑफ किचन स्टेपल पर्टिकुलरली, मतलब खाने की चीज़ में जो है महंगाई बढ़ी है, हमें ये पता है, बट पर्टिकुलरली प्याज बहुत महंगी हो गई है। ठीक है, अभी तो प्याज महंगी होगी भी, आप सभी को पता है कि अभी प्याज उगाने वाला सीजन नहीं, तो अभी प्याज का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है प्याज अभी बढ़ रही है। हैज़ टेकन अलार्मिंग, सो प्याज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। होलसेल प्राइस जो है अनियन का वो हो गया है 40 से 60 रुपए प्रति केजी से 70 से 80 रुपए का जो है अभी प्याज हो गया है। ये एक बड़ा रीज़न है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो वेजिटेबल के प्राइजेस भी बढ़े हैं, राइट, विच जम्प्ड टू 42% वेजिटेबल के प्राइजेस, जो आप सब्जियां खाते हैं उनके प्राइजेस भी बढ़े हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप सभी को पता है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हर 2 महीने में बैठती है, वो ये ही डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ का प्राइस क्या होगा, बेसिकली किस चीज़ पे जनरली जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जैसे रेपो रेट वगैरह हैं वो कितने होंगे, और ये सारी चीज़ें एक सर्वे के द्वारा डिसाइड करी जाती है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले बहुत सारे सर्वे, बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं जिनके बेसिस पर आरबीआई ये डिसाइड करता है कि अभी मार्केट और इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है और किस हिसाब से हमें क्या इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट, और चेयरमैन हमारे जो आरबीआई गवर्नर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है इन्होंने रेपो रेट 6.5% रखा है। अगेन सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है या घटता है और कैसे रेपो रेट बढ़ता है या घटता है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कैसे इंटरकनेक्टेड है, एक सिंपल सा रूल समझिए। रेपो रेट एक तरीके का कुछ नहीं, एक तरीके का इंटरेस्ट रेट ही होता है, यानी ब्याज दर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ब्याज दर होता है। तो अभी जो है वो 6.5% है। आरबीआई को अगर ऐसा लगता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, जो कि डेफिनेटली बढ़ रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। लेट्स से आरबीआई इसको 7% कर देता है। ये एक तरीके का ब्याज दर है। मतलब मैं आपको बोलूँ कि महंगे ब्याज दर पे आप लोन ले लोगे तो आप शायद नहीं लोगे, और लोन नहीं लेंगे तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे। आरबीआई एग्जैक्टली यही चाहता है कि इस टाइम पे आपकी स्पेंडिंग कम हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसीलिए रेपो रेट या फिर तमाम बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर उसके अलावा इस बार की जो एमपीसी रिपोर्ट आई थी उसमें हमने पढ़ा भी था, अक्टूबर में जो रिपोर्ट आई थी, जहां पर देयर वाज अ शिफ्ट टू न्यूट्रल स्टैंड, शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज अ पोटेंशियल इंटरेस्ट कट रेट, एडिंग दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन। न्यूट्रल, वो बोल रहे हैं कि जी इस बार हमने न्यूट्रल स्टैंड लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसको आप ऐसे मत देखो कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे आरबीआई कट कर ही नहीं सकता है। मैंने बोला ना कि इंटरेस्ट रेट को तो बढ़ाया जाता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, तो कट तो हम अभी इस टाइम पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे जो रेट्स थे वो अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सेम रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, अक्टूबर में फ्यूल और लाइट का इन्फ्लेशन जो है -1.61% रहा है। अगर मैं पिछले उससे कंपेयर करती हूँ तो हाउसिंग इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है, अप फ्रॉम 2.78%। ठीक है, 2.78 था सितंबर में, 2.81 हुआ है। क्लोथिंग और फुटवेयर का भी यहाँ पर बढ़ा है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये डिपेंड करता है कि ये वाला डेटा आपको लिखना है या नहीं लिखना है। कैसे डिपेंड करता है, ओके हाँ जी, ये डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा पेपर है जो आप नवंबर में लिख रहे हो या दिसंबर में आपका कोई पेपर है, तो आप इस डेटा को लिख सकते हो कि जी फ्यूल, आप यहाँ पर कैटेगरीज बना के भी लिख सकते हो। यहाँ पर जहाँ पर आप नोट्स बना रहे थे तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि फ्यूल का सितंबर में इतना रेट रहा है, अक्टूबर में इतना रेट रहा है, या कोई फलानी चीज़ का, जैसे लेट्स से फूड का एग्जैक्टली जो बताया हुआ है, सितंबर में इतना इन्फ्लेशन रहा है, अक्टूबर में इतना इन्फ्लेशन रहा है। कैटेगराइजेशन आप लिख सकते हो, रूरल और अर्बन की कैटेगराइजेशन भी आप लिख सकते हो। बट अगर पेपर मान लो मार्च अप्रैल जून में है 2025 के, तो ये डेटा अभी आप मत लिखिए। फिर आप सिर्फ ओवरऑल डेटा जो 6.21% जो बढ़ा है सिर्फ उतना याद रखो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि हमारा एग्जाम कब है। एग्जाम के अभी एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत पास वाले महीने से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और डेप्थ में आ जाते हैं कई बार बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। उसके बाद व्हाट इज द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा मींस एमपीसी। ओके, फॉर एमपीसी हम सबको पता है आरबीआई इस टाइम डेफिनेटली आरबीआई के लिए बहुत चिंता करने वाली बात है, क्योंकि आरबीआई ने 6% लिमिट सेट करके रखी है। उसमें भी आरबीआई कहता है कि जी टारगेट तो हम 4% करेंगे, बट ठीक है उससे थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर जा सकता है, और हमारा तो वो 2% भी ब्रीच कर गया है। ठीक है, ये डेफिनेटली एक वारिंग सिचुएशन है आरबीआई के लिए, राइट। इतना ही आपको याद रखना है। दिस वाज अबाउट, ठीक है, मैं आई हैव रेड द आर्टिकल, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इतना ही था। वापस हम नोट्स में आते हैं। अब आप देख रहे हो हमारे नोट्स ये बने हैं। ये एक ऐसा आर्टिकल है जहां से मेजरली फैक्ट्स और नंबर्स आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से आप इन्हीं नंबर्स को कोट कर सकते हो कि कैसे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है।
इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने हैं, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट की, इन्फ्लेशन क्या है, ये हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या है, ये WPI और CPI क्या है, ठीक है। सो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आर्टिकल आपको कैसे अप्रोच करना है और इस तरीके के आर्टिकल कैसे अप्रोच करने हैं। जाते जाते आपका होमवर्क मैं आपको दे के जाती हूँ। WPI और CPI आपको पढ़ना है। बास्केट्स क्या होती हैं, किसकी बास्केट में कितना वेटेज होता है, किस चीज़ का वेटेज होता है, कौन इनको निकालता है, क्या इनके बेस ईयर्स होते हैं, क्या मेजर डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्ज़ाम, आप जो है आप किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से आप RBI की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाके RBI पे क्लिक करना है। हमारा एक बेहतरीन बैच जो है वो शुरू होने वाला है, मिशन 2025 RBI ग्रेड B का। बेसिकली ये शुरू हो चुका है, माफ़ कीजिएगा, ये शुरू हो चुका है 6 नवंबर को। मेरी क्लासेस, इसमें जो GA की क्लासेस है ना, वो 18 तारीख को शुरू होने वाली है, इसलिए हो जाता है मुझसे कि शुरू होने वाला है। बाकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मेरी GA की क्लासेस 18 तारीख से शुरू होने वाली हैं, मंडे से। इसमें आप एनरोल कर लीजिए ताकि आप लाइव इसको ज्वाइन कर सके, Y674 ये कोड यूज़ करके, और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेल हो जाएगा। ये जो प्राइसिंग है ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई और आपको आर्टिकल मिले, ठीक है, जो आपको समझ ना आ रहा हो एंड यू फील दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप मुझे पिंकी CA अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस आर्टिकल को आपको ज़रूर समझाऊंगी। जस्ट मेक श्योर कि वो सिलेबस रेलेवेंट आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।